This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। घर के दामाद का पेड़ से लटका मिला शव, पत्नी से विवाद के बाद उठाया खौफनाक कदम। देश भर के साथ मुजफ्फरपुर में भी धूमधाम से मनाए गए त्याग एवं बलिदान का त्योहार बकरीद। ईदगाहों में अदा की गई नमाज, मुसलमानों ने दिया जानवर की कुर्बानी। और पीपल के पेड़ पर दिखे कमल जैसे फूल देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। तेज रोशनी को माना दैवीय कृपा। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। उसका शव 30 फीट ऊंचा पीपल के पेड़ से लटका हुआ मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना मोतीपुर थाना क्षेत्र के बरजी पंचायत के महवल गांव की है। मृतक की पहचान गांव के जगदीश मलिक का दामाद 31 वर्षीय नरेश मलिक के रूप में हुई है। सूचना पर मोतीपुर थानेदार राजन पांडे दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन की। थोड़ी देर के बाद एफएसएल की टीम भी घटना स्थल पर पहुंची। टीम ने मौके से साक्ष्य इकट्ठा कर जांच के लिए लैब ले गई। इधर छानबीन करने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। जानकारी के अनुसार नरेश मूल रूप से मीनापुर थाना क्षेत्र के मझौलिया के रहने वाला था। वह काफी दिनों से ससुराल में रह रहा था। वह नशे का आदी था। नशे के लिए उसने पत्नी के सारे जेवरात बेच दिया। शनिवार को मृतक ने अपने बेटे के गले से सोने का हनुमानी छीन लिया, जिस पर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। इसी विवाद के बीच नरेश ने अपने ही लुंगी से फंदा लगाकर अपनी जिंदगी को अलविदा कह दिया। नरेश की मौत के बाद पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खाना दे दिए और खाना दिला के बाद खा लेकिन खा के ना एक गर्दन में के छोड़ लेकिन सोना दवानी डाला खा तो हम भी बोली कि कहाँ तोड़ के ले जाए। एक तो सब हमारे बेचिए ले ली तो कम से कम बच्चा का तरह है। इतना ही बात है तो वाला रोक लिया कल कहाँ जाए तो जाए घरे जाए तब कहीं ठीक है घर जाए तार बढ़िया बात है जा अयो रोक लिया तो ना बात मन लगा जी जरा मजरी कला के सब लाटिया तो मोटा लग जपा जपी कभी के रहू ना इतना दूर जाए लो सूते तो हम कर जाओ सुत रहो तौले आके तौले हम घर में जाए तौले आके देखा जी तो लटकल तौले लटकल। क्या नाम है उनका? नरेश मलिक। तुम्हारा क्या नाम बा? शोभा देवी। क्या को बाल बच्चा है वो? दूगो। कथी है? दोनों लड़का। अच्छा, कितना उम्र है पति के? पति का उम्र हमको अच्छा, ये लोग हर दफा मारपीट झगड़ा वगड़ा करते थे क्या पीओ के आपसे? दिमाग के तरका आती रहती है दिमाग पगले अच्छा, तो बार बार इस तरह की घटना करते थे घर में? पीता था तो बहुत हमको बहुत दारू शराब गांजा। नरेश मल्ली पिता पप्पू मल्ली जो रामपुर हरी मझवरिया वार्ड नंबर 13 के रहने वाले हैं, अपने ससुराल महवल ले आए हुए थे। उसी क्रम में कुछ उनको अपने पत्नी से झंझट हुई। जो बगल में ही एक पेड़ था उसी पे ऊंचाई पर चढ़ के और लुंगी से ही अपना फंदा लगा करके आत्महत्या कर ली है। पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है। प्रत्येक बिंदु पर जांच की जा रही है। एफएसएल की टीम आई हुई थी। परिजनों के द्वारा कुछ और बताया गया है क्या? नहीं, उनके द्वारा भी जो है जो ऊंचाई पर चढ़ के उनके द्वारा भी आत्महत्या की बात बताई गई।
त्याग एवं बलिदान का त्योहार ईद उल अजहा माने बकरीद शनिवार को देश भर में आपसी भाईचारे के साथ धूमधाम से मनाया गया। मुजफ्फरपुर में सुबह 6 बजे से ही मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करने का सिलसिला शुरू हो गया। गौशाला रोड स्थित बड़ी ईदगाह में हजारों लोगों की जमात एक साथ नमाज अदा की। उससे पहले मौलाना इकबाल ने कुर्बानी का मर्तबा बताया। नमाज खत्म होने के बाद मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे से गले मिलकर बकरीद की मुबारकबाद दी। उसके बाद बकरे की कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो गया, जो 3 दिनों तक चलेगा। बकरीद का त्योहार हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। इस दिन इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग जानवर की कुर्बानी देते हैं। इस्लाम में केवल हलाल के तरीके से कमाए हुए पैसों से ही कुर्बानी जायज मानी जाती है। कुर्बानी का गोश्त अकेले अपने परिवार के लिए नहीं रखा जाता है, बल्कि इसके 3 हिस्से होते हैं, जिसमें पहला हिस्सा गरीबों के लिए होता है, दूसरा हिस्सा दोस्तों और रिश्तेदारों का होता है, आखिरी यानी तीसरा हिस्सा अपने घर के लिए रखा जाता है। इधर बड़ी ईदगाह में नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, जनसुराज नेता डॉक्टर AK दास, माल्य नगर सचिव सूरज कुमार सिंह और वार्ड पार्षद KP पप्पू ने पहुंचकर मुस्लिम भाइयों को बकरीद की मुबारकबाद दी। ये पर्व खुशहाली का पर्व है। हम आम आवाम से, देश भर के लोगों से ये अपील करेंगे, शांति से, भाईचारा से मिलकर के पर्व को मनावें और जो देश की एकता अखंडता को बरकरार रखें, यही हमारा अपील है लोगों से। आज ईद के अवसर पर सभी मुजफ्फरपुर वासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मुजफ्फरपुर हमेशा से गंगा जमनी तहजीब का एक जगह रहा है और हमेशा यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक देखा गया है। इसीलिए आज देखे हैं कि सब माननीय विधायक जो है यहाँ आकर हर साल आते हैं और सभी को गले लगाते हैं और ये संदेश देते हैं यहाँ से कि ये मोहब्बत का जमी है, ये मोहब्बत की सरजमी है, यहाँ मोहब्बत बरकरार रहेगी। और ईद के मौके पर और आने वाले सभी जो त्यौहार है, इसमें सभी त्यौहार को हम लोग मिलजुल के मनाते हैं, ये इसका संदेश देते हैं। को बकरीद की मुबारकबाद। अल्लाह हम लोगों की कुर्बानी को कबूल करे और कुर्बानी के तुफैल में हमारे हिंदुस्तान में अमन, चैन, सुकून, मोहब्बत, भाईचारा रहे। जिस तरह से आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद और अभी तक रहे, सब आदमी मिलजुल कर हम लोग अपना ज़िंदगी जिए, अपना देश दुनिया में तरक्की करे, बुलंदी करे, चांद और सूरज के तरह ये दुआ किए हैं। इस कुर्बानी के तुफैल में वाला हम लोगों की दुआ कबूल फरमा ले। सभी को बकरीद की मुबारकबाद। इस मुबारक मौके पे मैं हम अपने सभी मुसलमान भाइयों को बहुत बधाई देते हैं और देश को ये प्रेम का संदेश जो है, अमन चैन का संदेश इस मुबारक मौके पर सब पूरे देश को देते हैं। चारा का अपना प्याला हम निवाला, यही तो सबसे अच्छा रिश्ते वाला। ये जो पर्व का वास्तविक में है, बकरीद के अवसर पर सभी भाई एक संग बैठ कर के एक थाली में, एक दस्तरखान पे जब बैठते हैं तो अपनत्व का एहसास जो एक परिवार में होता है, हम लोग घर में जो पूजा के समय एक साथ खाते हैं, उसी तरह ये सभी भाई एक साथ इबादत के बाद और एक साथ नमाज के बाद जब जा करके एक साथ बैठते हैं, यही अपनत्व का एहसास है। और मुजफ्फरपुर इसमें सबसे अच्छा पैगाम है और भारत के मानस पटल पे बिहार के मुजफ्फरपुर से ये पैगाम जाता है कि आइए अपने मुजफ्फरपुर में एहसास दिलाता हूँ कि अपनत्व क्या होता है, ये इंसानियत का पैगाम दिलाता हूँ। हम बकरीद के इस मुबारक मौके से जिस तरीके से हमने इस ईदगाह के अंदर अपने भाइयों को 35-40 हज़ार के मजमे को मोहब्बत बांटा है, हम इसी तरीके से अपने पूरे वतन भाइयों को, बिरादरान वतन को, 140 करोड़ अपने भाइयों को हम मोहब्बत का पैगाम देते हैं। जिस तरीके से ये लोग हमारे साथ आज शरीक हैं, ये अभी देखिए सूरज कुमार भाई हैं, दाहिने में हमारे MLA विधायक जी वो विजेंद्र चौधरी जी हैं और ये तमाम लोग हैं। जिस तरीके से ये लोग हमारी खुशी में शरीक हैं, हम भी सबों को अच्छा एक डॉक्टर AK दास साहब, अच्छा अरे तो आपने नहीं पहचाना, हाँ हम खुश हुआ हो। तो बहरहाल ये पैगाम हम सबों को दे रहे हैं, समझा न कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा चकवासो निवासी प्रकाश कुमार के 22 वर्षीय पुत्र जो इंटर का छात्र था, गौरव के मौत का राज साहू पोखर परिसर में लगे CCTV फुटेज से खुल गया है। परिवार वालों ने दोस्त पर हत्या की आशंका जाहिर की थी, लेकिन तीसरी आंख ने सब कुछ साफ कर दिया है। तस्वीरों में दिख रहा है कि गौरव रात के 11:55 में
शाहू पोखर के साइड में बैठकर बहुत देर तक मोबाइल चलाता है। इस दौरान उसका दोस्त, जिसका नाम भी गौरव है, वह भी बाहर खड़ा रहता है। इस दौरान मृतक गौरव किसी से फोन से बात करता है। उसके बाद अचानक वह साहू पोखर में छलांग लगा देता है। इस दौरान उसका दोस्त उसके पीछे दौड़ता है और उसको बचाने के लिए पोखर में कूद जाता है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो जाती है। उसके बाद उसका दोस्त गौरव पोखर से बाहर निकलकर परिवार वालों को घटना की सूचना देता है। इसके बाद दूसरे दिन सुबह मृतक गौरव का शव पोखर से बरामद की जाती है। फिलहाल नगर थाने की पुलिस मृतक के दोस्त से पूछताछ करने के साथ मामले की जांच में जुटी है। मुजफ्फरपुर में शुक्रवार की देर रात एक अजीबोगरीब दृश्य ने सभी को चौंका दिया। तुर्की सरैया पथ स्थित छाजन के पास एक पीपल के पेड़ पर अचानक गुलाब जैसा फूल खिल गया। इस घटना की खबर आसपास के गांव में आग की तरह फैली और देखते ही देखते आसपास के गांव से सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पहुंच गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कभी भी पीपल के पेड़ पर इस प्रकार का फूल नहीं देखा था। फूल की बनावट और रंग गुलाब जैसा प्रतीत हो रहा है, जिसे देख हर कोई हैरान था। ग्रामीणों ने इसे ईश्वरीय चमत्कार मानते हुए पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना शुरू कर दी। देखते ही देखते कई लोग अगरबत्ती और फूल लेकर पहुंचे और दीप जलाकर मन्नतें भी मांगने लगे। इस दृश्य को देखने के लिए रास्ते से जा रहे राहगीर भी रुक जा रहे थे और इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने लगे। राहगीर राकेश चौधरी ने बताया कि हम रोज इसी रास्ते से आते जाते हैं, लेकिन अपने पूरे जीवन में आज पहली बार देखा कि पीपल के पेड़ पर ऐसा कोई फूल खिला है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह ईश्वरीय संकेत भी हो सकता है। हम सभी ने इसकी पूजा भी की है। आज सुबह जब इसी रास्ते से वापस जा रहे थे तो देखा कि फूल अब पूरी तरीके से सूख गया है। अब इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगा कि ये बहुत अद्भुत नज़ारा, अद्भुत चीज़ मैंने देखा। पीपल के पेड़ पर इस तरह का कमल के फूल के समान जो अपने जीवन में पहली बार ऐसा देखा हूँ। वास्तव में वहाँ पर भीड़ लगने के कारण हम वहाँ से जब गुजर रहे थे तो रुक गए और देखे कि वास्तविकता क्या है। तो वाकई में उस टाइप का लग रहा था कि तो लोगों की यह मान्यता थी, लोग वहाँ पर बोल रहे थे कि ये कोई न कोई कुदरती करिश्मा है। यहाँ पर आके कुछ माने बुरा प्रभाव पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन क्या हो सकता है कि यहाँ पर कुछ आके कुछ लोग अपना मन्नत माने तो कुछ पूरा हो जाएगा। लोग पूजा भी करना शुरू कर दिया, अगरबत्ती दिखाना। हाँ, उसके बाद हाँ वहाँ पर उसके बाद पूजा पाठ अगरबत्ती दिखाना लोग शुरू कर दिए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर 8 जून 2025 रविवार को मुजफ्फरपुर के क्लब मैदान में संवैधानिक अधिकार और परिसीमन सुधार को लेकर एक प्रमंडल स्तरीय महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इस महारैली में तिरहुत, कोशी और मिथिला प्रमंडलों के 12 जिलों से बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। पार्टी के जिलाध्यक्ष रामेश्वर सिंह कुशवाहा ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस महारैली में 30,000 से 35,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के प्रति जनता के अपार प्रेम और समर्थन को देखते हुए यह रैली मुजफ्फरपुर में सफलता का नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने परिसीमन के मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण विषय पिछले 50 वर्षों से लंबित है। उन्होंने मांग किया कि 2026 तक परिसीमन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए। उन्होंने बताया कि दक्षिणी राज्यों के कुछ नेताओं के विरोध के कारण बिहार को नुकसान हो रहा है। यदि बिहार में परिसीमन लागू होता है तो वर्तमान में 40 लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 60 हो जाएगी और विधानसभा सीटें 243 से बढ़कर 343 हो जाएगी। इससे बिहार को विकास निधि में वृद्धि होगी।
जिसका सीधा लाभ राज्य के समग्र विकास में दिखेगा। यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर आगामी 8 जून रविवार को संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार रैली का आयोजन किया गया है। यहाँ पे कुल 12 जिलों के लोग आने वाले हैं, तीनों प्रमंडल यानी कि तिरहुत, मिथिला और सारण। एक यहाँ पे जो रैली होने जा रही है ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है और हम लोगों का जो मतलब मिशन है और जो हम लोगों ने मेहनत किया है, लोगों में जो इच्छा शक्ति देखी है और उपेंद्र कुशवाहा के प्रति लोगों का जो आस्था देखा है, उसके अनुसार से लगता है कि ये कार्यक्रम हम लोगों का बहुत अपार सफलता के साथ कार्यक्रम का मतलब वो समापन होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। कितने लोगों की जुटने की? यहाँ पे अभी 30 से 35 हज़ार लोगों का जो है सो आने की बात है और ऐसा लग रहा है कि रिकॉर्ड टूट जाएगा। यहाँ का गली गली चप्पा चप्पा जो है सो हम लगता है कि जाम हो जाएगा कल के दिन। कल 8 तारीख को श्री उपेंद्र कुशवाहा जी एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे उत्तर बिहार के घोषित राजधानी मुजफ्फरपुर में और हमारा मुद्दा है कि जनसंख्या आधारित परिसीमन सुधार जो 50 वर्षों से लंबित है इस देश में, उसको 26 में जो निर्धारित समय है उसमें किया जाए, किसी कारण से टाला नहीं जाए, क्योंकि दक्षिण के राज्य तमाम राज्य के नेता विरोध कर रहे हैं कि यह परिसीमन नहीं हो। उससे बिहार जैसे गरीब राज्य, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश, इस सब को बहुत हानि हो रहा है। अगर आज परिसीमन हो जाए तो बिहार में 40 के जगह 60 या उससे अधिक सांसद होंगे। उसी प्रकार बिहार विधानमंडल में भी 100 के लगभग सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। निश्चित रूप से जब एमएलए और एमपी की संख्या बढ़ेगी तो विकास की योजना, विकास मद में जो सरकारी योजनाएं तय होती है वो भी बिहार का हिस्सा ज़्यादा मिलेगा। इसलिए इस कार्यक्रम को कर के जनता के बीच जन जागरण कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी कि किसी भी परिस्थिति में 50 वर्षों से जो फ्रीज है परिसीमन का मामला, इसे अब टाला नहीं जाए। इसके लिए हम लोग भारत सरकार पर दबाव बना रहे हैं। गठबंधन में तो आप लोग भी हैं। बिल्कुल। तो नेता वहाँ बात रखना चाहिए। नहीं, वहाँ भी रखा हुआ है बात, वहाँ भी जो प्लेटफॉर्म है उस पर रखी जाएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि जब तक व्यापन जनता का समर्थन नहीं मिले तब तक यह काम नहीं हो सकता, क्योंकि आखिर क्या कारण है कि 50 वर्षों से यह परिसीमन नहीं हो रहा। इसलिए इस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में आए हैं। और दूसरी बात कि उपेंद्र कुशवाहा जी के रूप में बिहार और देश को एक दूरगामी नेतृत्व मिला। ये द्वारा शिक्षकों का चयन हो रहा है, तो गठबंधन में है उपेंद्र कुशवाहा जी, लेकिन जो जनहित का मुद्दा है उसको उठाने में वो कभी परहेज नहीं किए हैं। इसलिए आज भी एनडीए में ही रह करके बिहार हित और उत्तर भारत के हित का मामला है यह परिसीमन सुधार, और उसको बुलंदी से उठा रहा है। कितने लोगों के जुटने का अनुमान है कल? देखिए, यहाँ 12,000 कुर्सियाँ लगाई जा रही है और तिरहुत प्रमंडल और आसपास के 25,000 से लोग जुटेंगे ज़्यादा। मुख्य रूप से कौन कौन शामिल होंगे बड़े में? हमारे तो आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए रहेंगे और पूरी पार्टी, बिहार के तमाम हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, जिला के संबंधित जिलाध्यक्ष और पार्टी के सभी कार्यकर्ता छोटे बड़े सब इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आगामी 22 जून 2025 को होने वाले धर्म संसद 2082 सह सनातन महाकुंभ के आयोजन को लेकर शनिवार को मुजफ्फरपुर के साहू पोखर स्थित श्री राम जानकी मंदिर परिसर में अखंड भारत पुरोहित महासभा के द्वारा एक बैठक आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्रम को लेकर कैसे सफल बनाए इस पर विस्तार से चर्चा किया गया। साथ ही कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 11 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जिसमें महासभा के संस्थापक पंडित हरिशंकर पाठक, आचार्य सुनील सांडल्या मिश्रा, पंडित विश्वनाथ झा, आचार्य सुनील कुमार मिश्रा, पंडित नित्यानंद मिश्रा, पंडित बबलू तिवारी, पंडित पंकज झा, आचार्य ब्रजेश तिवारी, आचार्य विकास कुमार पाठक, श्री राम जानकी मंदिर के पुजारी राकेश प्रसाद पांडे, पंडित अक्षय कुमार तिवारी शामिल हुए। महासभा के संस्थापक पंडित हरिशंकर पाठक ने बताया कि धर्म संसद 2082 सह सनातन महाकुंभ में आए हुए विद्वानों के द्वारा सनातन संस्कार, पर्व, त्योहार और पंचांग पर चर्चा किया जाएगा। जैसे
इसके पूर्व में भी हमने बैठक किया था और घोषणा भी किया था कि 15 जून को यह आयोजन होना है, लेकिन किसी कारण से यह डेट को आगे बढ़ाते हुए 22 जून को किया जाएगा। इसमें धर्म संसद सह सनातन महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इसमें देश के अलग अलग जगह से इसमें पीठाधीश्वर शामिल होंगे एवं अलग अलग राज्य से इसमें विद्वान लोग शामिल होंगे। जैसे बनारस से BHU से प्रोफेसर विनय पांडे जी, मिथिला से रामचंद्र झा जी एवं 4 कुलपति अलग अलग जगह से आएंगे। इसमें अलग अलग मठ मंदिरों के महंत संत साधु यहाँ शामिल होंगे। विषय हमारा होगा पर्व त्योहार, पंचांग एवं संस्कार। इसी पर हमारे विद्वान जो है बताएंगे, अपने सनातनियों को पंचांग के ऊपर विशेष फोकस करेंगे, व्रत त्यौहार के ऊपर लोग फोकस करेंगे, बताएंगे, जानकारी देंगे। एवं हमारे शहर से तमाम पंडित पुरोहित आचार्य साधु संत सभी को सम्मानित भी उनके द्वारा कराया जाएगा। यह आयोजन जो है अखंड भारत पुरोहित महासभा के द्वारा किया जा रहा है। इसमें स्वागतकर्ता अध्यक्ष हमारे पंडित विनय पाठक जी बाबा गरीबनाथ धाम के प्रधान पुजारी होंगे और संयोजक कार्यक्रम संयोजक जो है आध्यात्मिक गुरु पंडित कमलापति त्रिपाठी प्रमोद जी होंगे, जिनके द्वारा यह जो है सब कार्यक्रम किया जा रहा है। राम लखन सिंह यादव कॉलेज बेतिया पश्चिमी चंपारण के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जिनमें प्रयोगशाला प्रभारी, कार्यालय सहायक और आदेश पालक शामिल हैं, वर्ष 2024 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए इन कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय की सेवा में जीवन का महत्वपूर्ण समय समर्पित किया, किंतु सेवानिवृत्त के बाद उनकी पेंशन, बकाया राशि और 19 मई 1987 व 12 फरवरी 1990 से वेतन अंतर का भुगतान नहीं हुआ। न्याय की आस में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 31 अगस्त 2017 को सिविल अपील में कोर्ट ने विश्वविद्यालय को भुगतान का आदेश दिया। इसके अनुपालन में कर्मचारियों ने 28 फरवरी 2025 से पहले सभी दस्तावेज कुल सचिव और कुलपति को सौंप दिए। फिर भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने आदेश की अवहेलना की। इसके विरोध में कर्मचारियों ने अवमानना वाद बैजनाथ चौधरी बनाम डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह व अन्य के खिलाफ दायर किया। 8 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्ण आदेश जारी किया, लेकिन प्रशासन मौन है। अनिल कुमार जायसवाल ने कहा कि यह संघर्ष केवल इन कर्मचारियों का नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। यदि प्रशासन अब भी नहीं जागा, तो यह मामला बिहार से पूरे देश में आंदोलन का रूप ले सकता है। हम लोग बेतिया आरलेसवाई कॉलेज के नॉन टीचिंग स्टाफ हैं। हम लोगों का सर्विस SB सिन्हा कमीशन के द्वारा हुआ था। अब हम लोग ऑलमोस्ट सब लोग रिटायर हो चुके हैं। रिटायर होने के बाद कुछ लोगों को पेंशन के रूप में OPS पेंशन मिला था लगभग 3 महीने तक, और 3 महीना मिलने के बाद विश्वविद्यालय ने पेंशन बंद कर दिया। इनका कहना है कि आप लोग पेंशन के अंतर्गत नहीं आते। हम लोगों ने केस किया सुप्रीम कोर्ट में पुनः। 8 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हम लोगों के फेवर में कि आप लोग 28 तारीख तक क्लेम जमा कीजिए यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार और VC के पास। 28 फरवरी तक क्लेम जमा करना था। उसके बाद 3 माह के बाद इन लोगों का जांच पड़ताल करके पेंशन इशू किया जाए और इन लोगों का जो एरियर बनता है वो दिया जाए। 3 माह हम लोगों का डेडलाइन मिला था और 3 माह 31 मई तक ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लोग रजिस्ट्रार साहब से मिले तो रजिस्ट्रार साहब का कहना है कि यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, आप लोग जाइए सरकार में जाइए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में स्पष्ट लिखा है कि इसके लिए यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और VC महोदय जांच पड़ताल करके देंगे। इस आदेश में कहीं भी सरकार का कोई जिक्र नहीं है, तो फिर हम लोगों को क्यों मिसगाइड किया जा रहा है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ आकर पिटीशन भी दिए, 2 बार 3 बार मिले, हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम लोग हार पाच कर यहाँ अनशन पर बैठे हैं। पैसे के अभाव में कुछ लोगों का इलाज नहीं हो सका, जिसके चलते उन लोगों की मृत्यु तक हो गई है। उनकी विधवा औरत भी आई थी, रो रही थी। तो रजिस्ट्रार साहब का कहना था कि क्या पैसा आदमी की ज़िंदगी बचा सकता है? अगर बचा सकता तो रतन टाटा क्यों मरते।
इस पर भी उन लोगों को तरस नहीं आया कि पैसा ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी के लिए। तो जब हम लोग को मर ही जाना है तो मरने तक यहीं बैठेंगे, इसके अलावा हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने शनिवार 7 जून को विश्वविद्यालय परिसर में मां के नाम वृक्षारोपण अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का महत्व रेखांकित करते हुए कहा कि आज के समय में पेड़ लगाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह पर्यावरण को संतुलित रखने का आधार है। उन्होंने जल संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया और लोगों से इस दिशा में सक्रिय योगदान की अपील की। प्रोफेसर राय ने कहा, हमारे देश में विश्व का सबसे शुद्ध और मीठा जल उपलब्ध है, लेकिन इसका संरक्षण आज समय की मांग है। यदि हम अभी जल संरक्षण के लिए ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो भावी पीढ़ियों को हम प्यासा छोड़ जाएंगे। उन्होंने वृक्षारोपण और जल संरक्षण को एक दूसरे का पूरक बताते हुए कहा कि दोनों प्रयास मिलकर ही पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। इस अभियान के माध्यम से कुलपति ने न केवल विश्वविद्यालय समुदाय बल्कि समाज के हर वर्ग को पर्यावरण के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। उन्होंने सभी से अधिक पेड़ लगाने और जल के दुरुपयोग को रोकने का आह्वान किया, ताकि एक हरित और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित हो सके। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस था। उसी के उपलक्ष्य में आज बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति आवास में वृक्षारोपण किया गया और इस वृक्षारोपण के द्वारा हम एक संदेश भी देना चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगावें, क्योंकि मैंने पूरी दुनिया में और देश में भी पर्यावरण का संकट बढ़ता जा रहा है। और मैं इस अवसर पे ये भी कहूँगा कि जो पानी है, जो हमारा मीठा पानी है ज़मीन के अंदर, दुनिया के बहुत कम देशों के पास इतना अच्छी क्वालिटी का मीठा पानी है। तो हम लोग पानी के संरक्षण पर भी काम करें और लोगों को जागरूक करें कि पानी का व्यय न करें, कम से कम पानी में अपना वो काम चलावें, क्योंकि एक समय आएगा कि पानी की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। तो हम लोग पानी संरक्षण का भी काम करें और हम अपने किसान भाइयों से भी कहेंगे, चूँकि मैं एग्रीकल्चर का ही आदमी हूँ, किसान भाइयों से भी कहूँगा कि खेती में जो ड्रिप इरिगेशन वगैरह उन्नत जो तकनीक है उसका उपयोग करें कि कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा हमको उपज मिल सके। देखा जा रहा है कि शहर और बाकी अन्य शहरों में भी गर्मी जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है पहले की अपेक्षा। इसको लेकर लोगों को क्या संदेश दीजिएगा, कैसे इसका बचाव किया जाए? हाँ, इसलिए कि अब लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ता जा रहा है। अब आम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास भी घरों में एसी लगा रहा है, तो एसी लगाने से माने पर्यावरण का टेम्परेचर वगैरह तो बढ़ता ही जा रहा है, वृक्ष भी घटते जा रहे हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के साथ रहें। हम लोगों का बचपन तो गाँव में बीता है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के साथ रहें और अपने आप को नेचर के अनुरूप ढालने की कोशिश करें। अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावें, ज़्यादा से ज़्यादा बाग बगीचा लगावें, ज़्यादा से ज़्यादा फलदार वृक्ष लगावें और पानी का संरक्षण करें। सर बताया जाए, हम बहुत आभारी हैं, एक बीजेपी के नेता हैं संजय जी, उनका कि जो वृक्ष रोपण के कार्यक्रम का बड़ा सघन अभियान 1 साल से लगा रहे हैं और वो अक्सर हमको फ़ोन करते रहते हैं कि सर एक वृक्ष लगाइए, सर एक वृक्ष लगाइए। और उन्हीं के आग्रह पे, उन्हीं के अनुरोध पर मैंने 1 साल में कई बार वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। तो समाज में ऐसे सजग प्रहरी लोगों की बहुत आवश्यकता है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं, जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं।
हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की, नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.